क्या रोल नंबर 24 खाना देख लीजिएगा। हाँ देख लिया। इसी का आवाज सफिशिएंट है। इम्यूनिटी इन फेलियर चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी हेलो। सर। तो हाँ सर। आज हम लोग डिस्मेनोरिया पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें लगभग कंप्लीट हो गया था। अब थोड़ा सा दो चार वर्ड था, दो चार ये लाइन का चीजें था। अब तुम लोग रीज्वाइन करते ही नहीं हो, क्या करें। सबको सिर्फ अटेंडेंस से मतलब ज्वाइन नहीं होता सर। अरे ये डायलॉग मत मारो कि ज्वाइन। बहुत किया था सर मैं कल। 2 लोग कल ज्वाइन हुए थे सर। हम तो बहुत कोशिश किए थे, नहीं हो। ठीक है सर। डिस्मेनोरिया जो है, बेसिकली डिस्मेनोरिया कहते किसको है? डिस्मेनोरिया कहते हैं यानी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, यानी जो मेंस होता है वो दर्द के साथ होता है, इसको जो है डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये तो एकदम लिटरली ये कह दो कि लेमैन डेफिनेशन, इस तरह से हम कह सकते हैं कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड डिस्मेनोरिया। लेकिन अगर उसको इलेबरेट करना चाहें, इसको इलेबरेट करना चाहें तो क्या होता है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन ऑफ सफिशिएंट मैग्नीट्यूड, पेनफुल menstruation of sufficient magnitude so as to be incapacitated, so as to be incapacitated day to day या anticipated day to day activity। मीन्स क्या हो गया? मीन्स हो गया कि ऐसा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जो रेगुलर साइकिल के दौरान होता है, यानी मेंस्ट्रुएशन के दौरान होता है, और उसकी वजह से उसकी डे टू डे रूटीन एक्टिविटी जो है, जो रूटीन काम है, वो हैम्पर होने लगे। मैग्नीट्यूड यानी इंटेंसिटी के साथ, इतनी शिद्दत के साथ होती है कि उसका डे टू डे एक्टिविटी जो है वो कम जाता है, डिमिनिश्ड हो जाता है या एब्सेंट हो जाता है। इसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा क्रैम्प वाला पेन के साथ मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उसको हम डिस्मेनोरिया करेंगे, नहीं। डिस्मेनोरिया इज द कंडीशन व्हेन द पेनफुल मेंस्ट्रुएशन अकर while sufficient magnitude so as to be incapacitated day to day activity, incapacitated day to day activity। समझ में आया? डे टू डे एक्टिविटी। तो डिस्मेनोरिया हम उसको कहेंगे अगर सिंपल में कि दर्द के साथ मेंस्ट्रुएशन का होना, अब वो दर्द इस शिद्दत का हो कि उसकी वजह से उसको उसका जो उस लेडी का जो भी डे टू डे रूटीन एक्टिविटी है वो कम हो जाए, उसको कहते हैं हम डिस्मेनोरिया। ओके जी। अब अगर इसके टाइप्स की बात करें तो बेसिकली इसके 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी जो है डिस्मेनोरिया की अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया, नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगा? प्राइमरी डिस्मेनोरिया। अमूमन ये स्पास्मोडिक होता है। अमूमन ये क्या होता है? स्पास्मोडिक होता है। स्पास्मोडिक। हाँ, तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज ए spasmodic painful condition during menstruation. Primary dysmenorrhea is the spasmodic painful menstruation during spasmodic painful condition during
menstruation. When there is no identifiable pelvic pathology. When there is no identifiable pelvic pathology, यानी वो कंडीशन जिसमें पेल्विक का पैथोलॉजी पता नहीं चलता है और पेन हर मेंस्ट्रुएशन के साथ पेन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डिस्मेनोरिया। ठीक है, लिख लिया सबने? जी जी। क्या छूटा हुआ भी है? एक बार फिर से बोल दीजिए सर। Primary dysmenorrhea is the condition when a spasmodic pain during menstruation. A spasmodic pain during menstruation. There is no identifiable pathologic condition. With no identifiable pathology of pelvic या pelvic pathology, with no identifiable pathology of pelvic या pelvic pathology. ओके? जी सर, हो गए। चलो अब आगे बात करते हैं। तो आगे क्या होगा कि सबसे पहली चीज हमको ये जानना होगा कि इसका प्रीवैलेंस क्या है। प्रीवैलेंस किसे कहते हैं? शमशाद बताओ तो प्रीवैलेंस किसे कहते हैं? इससे होने वाला नुकसान सर। नौमान? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रीवैलेंस किसको कहते हैं? सिर्फ एक सिंपल अंग्रेजी वर्ड है प्रीवैलेंस, इसका मीन्स बताओ। सर हम तो अभी ज्वाइन किए हैं सर। अरे प्रीवैलेंस सिंपल अंग्रेजी वर्ड है, ये बताओ ना। प्रीवैलेंस अंग्रेजी वर्ड है, उसका मीन्स क्या हुआ? सर नहीं मालूम। बताएगा प्रीवैलेंस का मीन्स? सब प्रथा प्रचलन जो होता है जिसको बोलते हैं प्रचलन, प्रचलन प्रथा। एक बेस नहीं वो एक जो है, तुम जनरल अगर प्रीवैलेंस का एग्जैक्टली डिफिनेशन देखेंगे तो वो होता है परसेंटेज ऑफ अकरेंस या इंसिडेंस, परसेंटेज ऑफ इंसिडेंस इन ए वाइड पॉपुलेशन। परसेंटेज ऑफ इंसिडेंस इन ए वाइड पॉपुलेशन, इसको कहते हैं प्रीवैलेंस। जैसे के परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ इंसिडेंस इन ए वाइड पॉपुलेशन। जैसे अभी जैसे हम लोग 15 लोग ऑनलाइन हैं, 15 लोगों में से 3 लोगों को सर्दी खांसी है, तो इसका क्या हो गया कि 20% इसका हमारा प्रीवैलेंस हो गया कोल्ड एंड कोराइजा का, या अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, या लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। क्या हो गया? 20% प्रीवैलेंस हो गया। तो परसेंटेज ऑफ इंसिडेंस इन ए वाइड पॉपुलेशन इज कॉल्ड, किसी एक आबादी में या किसी आबादी में किसी चीज की कितनी नौयत है, कितनी परसेंटेज है, कितनी फीसद वो पाया जाता है। जैसे डायबिटीज की बात करें तो अबाउट 3% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सफरिंग विद द डायबिटीज। तो ये प्रीवैलेंस हो गया। ओके जी। चलो, तो प्रीवैलेंस की बात करें तो अबाउट 15 से 20%, अबाउट 15 से 20% जो है स्पेशली एडोलसेंट गर्ल, और ओवरऑल 15 से 20% जो होता है पॉपुलेशन में फीमेल में जिसको डिस्मेनोरिया होता है, और स्पेशली वो 15 से 20% प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है।
15 से 20% प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है। इसके पीछे वजह क्या होती है? एक तो पहला वजह होती है कि एडोलसेंट, इसमें खुद एक वजह है एडोलसेंट, यानी मेनाज से लेकर के जब तक वो नल्ली पारा रिसीव नहीं की है तब तक उसको ये चीज हो सकता है, बहुत ही कॉमन है। दूसरी चीज क्या है? जब वो शादीशुदा हो गई, नल्ली पारा हो गई, यानी एक बार कंसीव कर ली, तो उसके बाद जो है इसकी वजह बनती जो है वो क्या बनती है कि NSAID ड्रग, इसके अलावा ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये इसकी वजह बनती है। ठीक है, अगर हम इसके काउज की बात करें, काउज ऑफ पेन की बात करें, क्योंकि डिस्मेनोरिया इज द पेनफुल कंडीशन ना, तो काउज ऑफ पेन की बात करें तो काउज ऑफ पेन जो है बेसिकली कुछ फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है, कुछ फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है। तो पेन का जो फैक्टर है वो क्या क्या है? मोस्टली कन्फाइंड विद द एडोलसेंट, मोस्टली कन्फाइंड विद द एडोलसेंट। पहला फैक्टर क्या हो गया कि आफ्टर कंसीव के का वजह से क्या है? कंसीव के बाद अमूमनतः डिस्मेनोरिया जो होता है या तो वो OCP की वजह से होता है, या फिर NSAID का प्रोलॉन्ग्ड यूज की वजह से, रेजिस्टेंस होने की वजह से। जी सर, जी। यही NSAID इसको रिलीफ भी देता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम बताएंगे कि जानेंगे कि काउज में कुछ फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर काउज डिपेंड होता है। वो फैक्टर क्या होते हैं? सबसे पहला चीज जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया के जो काउजेटिव फैक्टर है वो है एडोलसेंट, मोस्ट कन्फाइंड विद द एडोलसेंट। दूसरी चीज क्या होती है? ओवुलेटरी साइकिल। हमेशा ये दर्द क्या होगा? रिलेटेड क्या होगा? ओवुलेटरी साइकिल से रिलेटेड होगा। हमेशा ये दर्द क्या होगा? ओवुलेटरी साइकिल से रिलेटेड होगा। याद रखा। ठीक है, तीसरा फैक्टर जो दर्द में को ये कहता है अमूमनतः के टिल द नल्ली पाराज, जब तक वो पहला कंसीव नहीं किया है तब तक, एक बार प्रेगनेंसी हो गया या फिर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो गया और अदर कोई फैक्टर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो डिस्मेनोरिया खत्म हो जाता है। तो टिल द प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी, नॉट प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी। अब पेन डायरेक्टली रिलेटेड किससे होता है? डिसरिदमिक। चौथा क्या फैक्टर हो जाएगा? डिसरिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड यूट्राइन हाइपोक्सिया। पेन किससे रिलेटेड होता है? मेनली डिसरिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और यूट्राइन या एंड यूट्राइन। चूंकि किसी भी चीज में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा, तो यूट्राइन आर्टरी भी कंस्ट्रिक्ट हो जाता है जिसकी वजह से फ्लो कम जाता है और यूट्रस का हाइपोक्सिया हो जाता है। ठीक है, डिसरिदमिक यूट्राइन, क्या बोला? इसके बाद से डिसरिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड यूट्राइन हाइपोक्सिया। जी सर। ठीक है, अब जो है जो मेन काउज है, मेन काउज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला काउज क्या हो जाएगा? साइकोसोमैटिक। सबसे पहला क्या हो जाएगा?
साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक। एक्चुअली क्या होता है कि एडोलसेंट एज में ये साइकोसोमैटिक फैक्टर मेनली काम करता है इसमें एडोलसेंट में। तो एडोलसेंट स्टेज में क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने की वजह से बहुत सारे जो अगले 2 साल तक बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस चलते रहते हैं। इसकी वजह से मरीज जो है उसको स्ट्रेस और एंजाइटी डेवलप हो जाती है, और स्ट्रेस एंजाइटी क्या कहता है कि जो पेन का थ्रेशोल्ड है उसको डाउन कर देता है, तो कम पेन भी उसको ज्यादा महसूस होता है, तो कम पेन भी ज्यादा महसूस होता है। तो इसमें अगर इसका लिखना हो कि साइकोसोमैटिक फैक्टर, द टेंशन और एंजाइटी ड्यूरिंग एडोलसेंस, टेंशन और एंजाइटी ड्यूरिंग एडोलसेंस lower the pain threshold, lower the pain threshold, lower the pain threshold। पेन थ्रेशोल्ड। ठीक है। जी। दूसरा क्या काउज हो जाएगा? क्या बोल रहे हो शाहिद इमाम, नहीं समझ पा रहा हूँ। टेंशन और एंजाइटी के बाद सर क्या बोले हैं? ड्यूरिंग एडोलसेंस, ड्यूरिंग एडोलसेंस, ड्यूरिंग एडोलसेंस लोअर द पेन थ्रेशोल्ड। जी सर। ओके। दूसरा जो काउज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ मायोमेट्रियम। एबनॉर्मल एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ मायोमेट्रियम। ठीक है। जी। तीसरा जो काउज हो जाएगा यूट्राइन मायोमेट्रियल हाइपर एक्टिविटी। यूट्राइन मायोमेट्रियल हाइपर एक्टिविटी। यूट्राइन मायोमेट्रियल हाइपर एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि जंक्शनल जोन हाइपरप्लासिया हो जाता है। जंक्शनल जोन हाइपरप्लासिया हो जाता है या फिर डिस्पेस्टाल्सिस होता है, जिसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी ऑफ द यूट्राइन जंक्शनल जोन हो जाता है। डिस्पेस्टाल्सिस हो जाता है जिसकी वजह से जंक्शनल जोन हाइपरप्लासिया होता है। उसकी वजह क्या होती है कि डिस्पेस्टाल्सिस एक्टिविटी होती है। डिस्पेस्टाल्सिस हाइपर एक्टिविटी हो जाती है यूट्राइन जंक्शनल जोन का, जिसकी वजह से मायोमेट्रियम जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से मायोमेट्रियम हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट का क्या हो जाता है? चौथा, इम्बैलेंस इन ऑटोनोमिक नर्वस कंट्रोल एंड यूट्राइन मसल्स। इम्बैलेंस इन ऑटोनोमिक नर्वस कंट्रोल एंड यूट्राइन मसल्स एंड यूट्राइन। कौन रखा है आप कीजिए आपने कोई क्या क्या स्पीकर किसका ऑन है? इतना शोर आ रहा है। हो गया। नोमान भाई बंद कीजिए। नोमान का था, कर दिया मैंने म्यूट। चलो आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट का क्या हो जाता है?
चौथा काउज हो जाता है इम्बैलेंस इन द ऑटोनॉमिक नर्वस कंट्रोल एंड यूट्राइन मसल्स। nervous control, imbalance in the autonomic nervous control of uterine muscles। इसमें क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्व जो है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें हाइपरटोनिसिटी होती है। हाइपरटोनिसिटी पैदा करती है, और हाइपरटोनिसिटी क्या करता है कि यूटरस में और सर्विक्स में जो है कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देता है। ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्पास्मोडिक पेन हो जाता है। तो ओवर एक्टिविटी ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओवर एक्टिविटी ऑफ द sympathetic nervous system lead to hypertonicity of the circular fiber, lead to hypertonicity of the circular fiber of the isthmus and internal os, of the isthmus and internal os, that lead to contraction of the uterine muscles, powerful या forceful contraction of the uterine muscles, which cause spasmodic pain, ये वाला थोड़ा फिर से बता दीजिएगा सर। इम्बैलेंस इन ऑटोनॉमिक नर्वस कंट्रोल ऑफ यूट्राइन मसल्स, उसके बाद इसमें क्या होता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी होती है या ओवर एक्टिव हो जाता है। ओवर एक्टिव होने की वजह से सिंपैथेटिक नर्व क्या करता है कि हाइपरटोनिसिटी फाइबर को ज्यादा रिलीज करता है, हाइपरटोनिसिटी फाइबर को ज्यादा रिलीज करता है। और जब ये ज्यादा रिलीज करेगा हाइपरटोनिसिटी फाइबर, तो ये क्या करेगा, इस्थेमस और इंटरनल ऑस पे जाके उसमें फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा, और ये फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्पाज्म क्रिएट होता है, और वही लीड करता है स्पास्मोडिक पेन को, ओके। जी सर, जी ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट काउज क्या है? पांचवा काउज, रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन, अब देखो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है। प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ साइटोकाइंस, इंफ्लामेटरी एंजाइम। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ साइटोकाइंस यानी इंफ्लामेटरी एंजाइम। और ये इंफ्लामेटरी एंजाइम कैसे के तौर से निकला हुआ है, और ये एक तरह का हार्मोन है जो रेगुलेट करता है इन्फ्लामेशन को भी और साथ ही टेम्परेचर को भी। तो और साथ ही साथ प्रोस्टाग्लैंडिन एक और काम क्या करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन का काम करता है। कहीं इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्शन का भी काम करता है। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन का जो काम करता है, तो जिसके नतीजे में क्या होता है कि वो एरिया हमारा इस्चेमिक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई कम जाएगी तो क्या होगा कि वो एरिया इस्चेमिक हो जाएगा, और जब कभी भी इस्चेमिक होगा तो वहाँ एंजाइना होगा। अब एंजाइना से ये मत समझ लेना कि कार्डियक पेन, जब कभी भी एंजाइना पेक्टोरिस
ऐड होगा तो कहा जाएगा कि कार्डियक पेन है। नहीं तो जहां कहीं भी हाइपॉक्सिक इंजरी के नतीजे में, जहां कहीं भी हाइपॉक्सिक इंजरी के नतीजे में अगर पेन हो रहा है उसको हम एंजाइना कहते हैं। एंजाइना का एक डिफिनेशन लिख लो, फ्यूचर में याद आएगा, नहीं तो एंजाइना शब्द आते ही लोगों को लगता है कि सीधे कार्डियक है। तो एंजाइना का एक डिफिनेशन लिख लो, वेयर एवर hypoxic injury will occur will lead to angina. Under bracket कर दो एक चीज, hypoxic wherever hypoxic injury lead to a spasm of that particular area, it lead to pain, is called angina, and lead to pain is called सर ये तो हाइपॉक्सिक कंडीशन होगा। हेलो हाँ। सर, हाँ तो हाइपॉक्सिक कंडीशन की वजह से एंजाइना होगा ना। हाँ। तो उसके बाद आगे ब्रैकेट में लिख लो ना कि if anywhere written angina pectoris then it is only the cardiac, otherwise if angina pectoris की जगह सिर्फ angina लिखा हुआ है तो क्या होगा कि वो नॉन कार्डियक भी हो सकता है, कार्डियक भी हो सकता है, बट angina pectoris लिखा हुआ होगा तो इट इज ऑलवेज कार्डियस। ओके जी, सिर्फ एंजाइना होगा तो उसका मतलब दोनों हो सकता है, अदरवाइज अगर कार्डियक और नॉन पेक्टोरिस आ कार्डियक जाए दोनों हो सकता है, लेकिन अगर एंजाइना पेक्टोरिस लिखा हुआ है तो वो कार्डियक ही होगा। जी ये लिख लो कि प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे ये करता है। तो ओवुलेटरी साइकिल के दौरान प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। ओवुलेटरी साइकिल के दौरान प्रोजेस्टेरोन ज्यादा रिलीज होता है। आइए, प्रोजेस्टेरोन के एक्शन की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होने लगता है। ओवुलेटरी साइकिल के दौरान प्रोजेस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट होता है। हाँ, तो प्रोजेस्टेरोन के ज्यादा सीक्रेट होने की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस ज्यादा होने लगता है। और ये कहाँ से? तो इंडोमेट्रियम से। प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? इंडोमेट्रियम से। चूंकि प्रोजेस्टेरोन एक्ट कर रहा है इंडोमेट्रियम पे ही, इंडोमेट्रियम को कवर कर रहा है, तो इंडोमेट्रियम पे प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कि जब बहुत ज्यादा होता है तो इंडोमेट्रियम को कवर कर देता है, यानी इंडोमेट्रियम में इन्फ्लामेशन पैदा कर देता है, सेड पैदा कर देता है, कवर पैदा कर देता है या इन्फ्लामेशन पैदा कर देता है। चूंकि प्रोस्टाग्लैंडिन इसके साथ साथ वैसोकंस्ट्रिक्टर भी है, चूंकि प्रोस्टाग्लैंडिन इसके साथ साथ वैसोकंस्ट्रिक्शन भी है, कंस्ट्रिक्टर भी है, तो क्या कहता है कि ये वैसोकंस्ट्रिक्शन के नतीजे में हाइपॉक्सिया काउज करता है मायोमेट्रियम का, हाइपॉक्सिया काउज कर देता है मायोमेट्रियम का, और ये हाइपॉक्सिया लीड करता है इस्चेमिक एंजाइना को। यह हाइपॉक्सिया लीड करता है इस्चेमिक एंजाइना को, मायोमेट्रियम के इस्चेमिक एंजाइना को। इंडोमेट्रियम में कि मायोमेट्रियम में, दोनों में से हाइपॉक्सिया काउज करता है। हाँ, ओके, इन्फ्लामेशन हो गया तो पूरे में आ जाएगा ना। तो ये लीड करता है हाइपॉक्सिक इस्चेमिया को या इस्चेमिक एंजाइना को, जिसकी मायोमेट्रियम के, और जिसकी वजह से स्पाज्म ज्यादा होता है।
ठीक है। जी नेक्स्ट काउज जो हो जाएगा इसका, इसको कंटिन्यू करना है क्या, क्योंकि 1.5 मिनट में खत्म होगा, ये कट जाएगा, तो इसको आगे बढ़ाना है। आप लोग ज्वाइन करेंगे सब लोग, अगर 8-10 लोग ज्वाइन करेंगे तो मैं इसको आज इस टॉपिक को खत्म करूंगा, नहीं तो फिर कल खत्म होगा। बताओ जल्दी। जी सर ज्वाइन करेंगे सर। जी खत्म करते हैं। 8-10 लोग ज्वाइन करते हैं तो मैं ये करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, इसको खत्म करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है। दूसरा रोल ऑफ वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट काउज क्या हो जाएगा, रोल ऑफ वैसोप्रेसिन। रोल ऑफ वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो वैसोप्रेसिन कैसे काउज करता है, अभी 1 मिनट के अंदर में कट जाएगा। तो वैसोप्रेसिन क्या कहता है कि वैसोप्रेसिन नॉर्मली क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन ज्यादा होता है, क्योंकि ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुएशन में, तो उस वॉल्यूम को पूरा करने के लिए ताकि हाइपोटेंशन में ना जाए, वैसोकंस्ट्रिक्शन होना है, तो उसके लिए